लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था बेटे, और एम्पियर्स लॉ की मदद से हमने सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इन सब के मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं ये देखा था। सॉलिड सिलेंडर में कोई हॉलो पार्ट हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हमने देखा था। सर हाँ बेटे बोलो। सर वो ग्रुप में वो जो क्वेश्चन कल रात को भेजा था वो बताइए ना। हाँ 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 हाँ। रिकॉर्डिंग एक कोई आप कर रहे करंट हैं? इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था ना शायद। हाँ सर। वो क्वेश्चन क्या था, सबको पता है क्या वो क्वेश्चन भी? हाँ, जिस तरह से था यार कि हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टर है और एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है। और उसके पैरेलल में एक 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, एक और 1 ओम का रेजिस्टर और एक 6 वोल्ट की बैटरी। इसमें एक करंट सोर्स और दिया हुआ है, ये इसमें 4 एम्पियर करंट भेजता है। और एक लोड रेजिस्टेंस, ये है कितना, 2। अब इसमें हमको पूछ रहे हैं कि भाई लोड रेजिस्टर में कितना करंट पास होगा, ये हमें पता लगाना है। तो देखो एक जो तरीका है वो ये है कि यार हम यहाँ पर 0 मान पोटेंशियल, तो ये सब 6 वोल्ट 6 वोल्ट, ये 0 0 ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इधर हम x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी नहीं पता है तो ये y हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, इस वाले नोड को a मान देता हूं, तो KCL एट a अप्लाई करता हूं। KCL एट a कैसे अप्लाई करें, इधर से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ से करंट कुछ ऐसे जा रहा है और इधर से करंट कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो और यहाँ से 5 एम्पियर ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर प्लस
y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1। x को LHS में शिफ्ट कर दो तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा -1 के। सर वहां से 4 एम्पियर करंट नीचे भी जा रहा है ना ये नोड से? हाँ हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? वहां से 4 एम्पियर करंट नीचे भी तो जा रहा है ना ये नोड से, उसको भी कंसीडर करेंगे? अरे हाँ हाँ हाँ, 4 एम्पियर करंट नीचे भी जा रहा था तो +4 इतना आ जाएगा, +4। तो 5 + 4 9, 9 - 6 will be 3। x - 2y = 3, ये ऐसा, ठीक है। ये एक इक्वेशन आई। अब एक और इक्वेशन हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, किस नोड पे अप्लाई कर सकते हैं? इस वाले नोड पे अप्लाई कर दो। इस नोड को बी मान लो और यहाँ पर मान लेते हैं करंट इधर से कुछ ऐसे है और इन दोनों का करंट आकर के यहाँ पर कुछ इस तरह से चला, तो क्या बन जाएगा बेटे? ये ऊपर से जो करंट आ रहा है वो हो जाएगा 6 - x डिवाइडेड बाय 2 प्लस जो इधर से करंट आ रहा है y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा बेटे? 6 - x प्लस 2y माइनस 2x इक्वल टू x। 6 को आप इधर ही रहने दो, 2x प्लस x 3x प्लस x 4x, 4x माइनस 2 या 2 से कैंसिल करते हैं तो 2x माइनस y, ये भी 3 के बराबर। ये दो इक्वेशन आई हमारे पास। अब हम क्या करें, 1 प्लस 2 इंटू 2 ऐसा करो, 1 को एज इट इज और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो 2y ऐड ना करें बल्कि सब्ट्रैक्ट करें। 1 माइनस 2 इंटू 2, तो x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y इक्वल टू 3 माइनस 6। तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4x करोगे तो -3x इक्वल टू -3। तो x किसके बराबर आ गया बेटे? 1 के। अब जैसे ही x 1 पता चला तो करंट थ्रू लोड पता चल जाएगा मेरे को, वो कितना हो जाएगा? 1/2 एम्पियर। क्यों भाई? हाँ सर। सर सेकंड वाला भी ऐसे ही करते हैं। सेकंड वाला भी, हाँ इसको भी अगर इससे करोगे तो तुम्हें सही रहेगा। इसमें तो बल्कि एक वेरिएबल में ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हालांकि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटे कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके पता करना है आपको, है ना।
सुपरपोजिशन थ्योरम अपन जेई के सिलेबस में पढ़ते नहीं है, हम तो केसीएल केवीएल से ही सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चंस को, है ना। मेरे को लगता है ये हो सकता है किसी कॉलेज कॉलेज का क्वेश्चन लग रहा है यार मेरे को, किसी कॉलेज की बुक से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कॉलेज की किताब से उठाया हुआ क्वेश्चन है लग रहा है। लेकिन केसीएल से सॉल्व हो रहा है तो वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट व्हाट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। सर तो अपने सिलेबस में नहीं है। हाँ, नहीं है। आगे जाकर के तुम पढ़ोगे तो थेवेनिन थ्योरम्स, नॉर्टन थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ये इस तरह के अप्रोचेस और आती हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। बट जेई में आपको उसकी जरूरत पड़ती नहीं है ही नहीं, मतलब जरूरत क्या नहीं पड़ती, है ही नहीं। केसीएल, केबीएल, सिमेट्री, सीरीज पैरेलल, इन सब से अपना बीट स्टोन ब्रिज, इन सब से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम, है ना। थैंक यू सर। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें एक और होता है टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या होता है, ये ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला एक हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसमें कुछ इस तरह से वायर्स, वायर बाउंडेड होता है। अगेन क्लोजली बाउंडेड टर्न्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरे में बंधे हुए होते हैं ना। हम मान लेते हैं कैपिटल एन बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ए इसका इनर रेडियस है, बी आउटर रेडियस, और स्मॉल आर को मान लेते हैं मेन रेडियस। और इसमें कुछ आई करंट फ्लो हो रहा, तो हमें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये पता लगाना। अब देखो, है तो सब ये सर्कुलर लूप की तरह से इनको माना जा सकता है, जिसके एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना चाह रहे हैं हम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, एल बी समथिंग लाइक।
और अगर हम एक एम्पियर लूप कंसीडर करें, और उस पर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करें, तो वो हमें सिंपली क्या दे देगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स उस लूप के अंदर से जितना करंट पास हो रहा है, ये ऐसा देगा। बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन बराबर आ जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर के इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जो करंट इसके अंदर से पास हो रहा है। अब देखो ये जो लूप अपन ने बनाया है यहाँ पे आर रेडियस का, इसके अंदर से जो पास होने वाला करंट अपन लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, मतलब इसके आसपास में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। वो जो वायर है वो इस आर रेडियस के अंदर से बाहर आ रहा है और बाहर जाकर के ऐसे अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। तो इसको जब अपन कट करके देखेंगे यहाँ से, एक बोर्ड के प्लेन में एक प्लेन लेकर के उससे अपन इसको कट करके देखेंगे, तो ऐसा करंट डिस्ट्रीब्यूशन अपने को नजर आए और बाहर जो होगा वो अंदर। अब हर एक ब्रांच से आई करंट फ्लो हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, एन इंटू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड की सिंपली वैल्यू आ जाएगी बेटे म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। यहाँ पर हम ये जरूर मान रहे हैं कि ये जो बी माइनस ए है, बी माइनस ए is very small in comparison to R. B माइनस ए जो है वो R के कंपैरिजन में काफी छोटा है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये ऐसा। अब हम इस चैप्टर में इसका एक अगला पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, अभी तक जो हमने बात करी थी बच्चों वो
मेनली हमने बात करी थी इसके बारे में, अलग अलग तरह के करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब हम समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स किस तरह का लगता है। तो we directly come to the expression of force magnetic force on a moving charge is given by the formula q multiplied by v cross, ठीक है। And obviously this magnetic force on a moving charge is frame dependent. Magnetic force is always perpendicular to vector p. It is also perpendicular to the instantaneous velocity of charged particle at any instant. It is also perpendicular to the instantaneous velocity of charged particle at any instant. And because it is always perpendicular to the instantaneous velocity, that means that work done by magnetic force or power delivered by magnetic force to a moving charge will be zero. Yeah. That is why, because force is perpendicular to velocity. फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो पावर डिलीवर्ड का तो क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट बी। हर इंस्टेंट पे पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज विल रिमेन जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग चार्ज। It can only change its direction of motion. फोर्स का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें लिखना होता तो वो आ जाता क्यू बी बी साइन थीटा। चार्ज का भी मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर बी।
देखो, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में एंटर करे, तो क्या होगा? फोर्स of magnetic field will remain zero, hence the particle will continue to move with velocity. v velocity से ही ये पार्टिकल मूव करता है। ठीक है बच्चों, इस केस में जो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, अनडिफ्लेक्टेड होकर के पास हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो अलग अलग केसेस अपन लेते हैं। मान लो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is perpendicular to vector b and vector b is uniform। ठीक है, कुछ इस तरह का। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन है गोइंग इनटू द प्लेन, और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने कुछ u वेलोसिटी इस तरह से, तो कैसा इसका पाथ होगा, किस तरह से मूव करेगा। अब अगर हम u क्रॉस b करें, u क्रॉस b, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा बेटे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपवर्ड्स। इस तरह का डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा। ऐसा डायरेक्शन में आएगा तो ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे ऊपर की तरफ चेंज होगी। अब जैसे ही इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के इस डायरेक्शन में, अभी फिर से जब मैं फोर्स की डायरेक्शन देखूंगा तो वो कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी। फिर वेलोसिटी फोर्स के दोबारा परपेंडिकुलर हो गई, फिर से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज, और इस तरह से करते करते आप देखोगे कि क्या होगा। अगर हर जगह ये मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में चलेगा, प्रोवाइडेड B is यूनिफॉर्म। और
अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो सर्कुलर पाथ में चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वही बराबर है mv² बाई r। इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं q u b साइन 90, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ये बराबर हो जाएगा mu² बाई r। तो यहाँ से एक u से u कैंसिल हो जाएगा, तो r की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी बेटे, mu बाई क्यू। रेडियस विल बी mu बाई क्यू। इसमें और भी पैरामीटर्स अपन निकाल सकते हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है मेरे को तो वो u बाई r हो जाएगी, और r का फॉर्मूला क्या है, mu बाई क्यू बी। तो u से u कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी क्यू बी बाई ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करें तो वो 2 पाई बाई ओमेगा उसको लिख सकते हैं, और ओमेगा की वैल्यू हम रखते हैं कितना, क्यू बी बाई एम, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करो, और टाइम पीरियड और ओमेगा के बारे में इम्पॉर्टेंट बात नोट करो कि ये दोनों जो आ रहे हैं, दीज आर independent of the initial velocity u, है ना, provided u is perpendicular to b, of course वो तो कंडीशन, उसी कंडीशन के लिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं। u वेक्टर b के परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो हमने रेडियस को लिखा है एम यू बाई क्यू बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम यू इज नथिंग बट मोमेंटम, तो मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोमेंटम को अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं क्या, अंडर रूट 2m क्यू इनटू कैपिटल बी डिवाइडेड बाय क्यू। ये कैपिटल बी क्या है,
ठीक है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, दैट हमसे कहा जाए कि चार्ज was accelerated by a potential V before entering region of magnetic. Before entering magnetic, इसको देखो ये Q न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो उसको वहां से कैंसिल करके डिनोमिनेटर में आप ला सकते हो। तो इसको पूरे कोई रूट के अंदर ले लें तो ये आ जाएगा √2mv डिवाइडेड बाय Q, और B भी रूट के अंदर आने की वजह से आ जाएगा B²। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म में रेडियस है, इसको तुम समझ सकते हो कि हमने कैसे कैसे यूज किया है। टी जो है वो मोमेंटम, जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ्स performed by proton, deuteron and alpha particle in a region of uniform magnetic field provided all of them have same kinetic energies. Also find the ratio of their time periods. Also find the ratio of their time periods. तो कैसे पता करेंगे बेटे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रेडियस का फॉर्मूला लिखते हैं, रेडियस इज √2mke/qb। तो radius of proton is to radius of deuteron is to radius of alpha particle लिखना है हम। अब देखो, अगर प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की बात करें तो प्रोटॉन के मास को अगर m मान लूं मैं, तो ड्यूट्रॉन का मास 2m होगा और अल्फा पार्टिकल का मास 4m, क्योंकि ड्यूट्रॉन बेसिकली क्या होता है 1h2। प्रोटॉन को 1h1 बोल सकता हूँ, ड्यूट्रॉन को 1h2 बोलूंगा। मतलब ड्यूट्रॉन इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें कि दो, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल
न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, यानी कि 2He4, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। चार्ज अगर प्रोटॉन का आप क्यू बोलते हो तो ड्यूट्रॉन का चार्ज तो क्यू ही रहेगा, क्योंकि चार्ज तो प्रोटॉन की वजह से होता है। मास तो 2m इसका, न्यूट्रॉन की वजह से हमने लिख दिया। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2q रहेगा, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन की वजह से चार्ज 2। तो अब ये रेशियो अगर हमें निकालना है तो हम बस ये मास वगैरह इस फॉर्मूले में पुट कर दें। तो प्रोटॉन के लिए तो सिंपली √2m Ke/q आ जाएगा। और ड्यूट्रॉन के लिए √2 इंटू 2m Ke डिवाइडेड बाय क्यूबी। और अल्फा पार्टिकल के लिए √2 इंटू 4m Ke डिवाइडेड बाय 2q। तो क्या होगा बेटे, ये √2m Ke/q हर जगह है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, 1:√2 √4/2। That is 1:√2:1। ऐसा, ये बात समझ में आती है। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने देखा था, वो होता है 2πm डिवाइडेड बाय क्यूबी। तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन इज टू टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन इज टू टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका रेशियो अगर अपन निकालेंगे तो m/q के प्रोपोर्शनल में आएगा। तो पहले में आ जाएगा m/q, दूसरे में आ जाएगा 2m/q, और तीसरे में आ जाएगा 4m/2। मतलब कि m/q यहाँ से कैंसिल कर दूं तो 1:2 ये सर टाइम पीरियड का है। ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। अच्छा, अब इसमें क्या है, मान लो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं कि कोई ऐसा रीजन है ना, जिसमें कि कुछ पार्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से 0 है, और बाकी पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और कोई भी डायरेक्शन हम मान लेते हैं, लेट्स से अब बाहर की तरफ ले रहे, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इस तरह का। अब इसमें मान लो क्या है, एक अभी नेगेटिव चार्ज में लेता हूँ, कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस रीजन में एंटर करता है, और वो भी ऐसे।
और ये थीटा एंगल पे एंटर करता है ना। भाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो वेलोसिटी का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये जो बाउंड्री है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब हमें पता करना है कि फाइंड द टाइम particle spends in the region of magnetic field. Also find the angle of deviation. देखो बेटे एनालिसिस कहाँ से शुरुआत होती है एनालिसिस की, फोर्स की डायरेक्शन हम पता लगा तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करो, u क्रॉस b। तो u क्रॉस b जब आप करोगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर ही होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u क्रॉस। अब अगर फोर्स पता लगाना है तो आपको Q से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। Q से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन U क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक। अब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहीं कहीं पर आगे जाकर के सेंटर होगा इसका। सेंटर पता है, वेलोसिटी पता है, तो इसके अराउंड एक सर्कल बना दो। कहीं भी मान लिया है ना, फोर्स की लाइन पे कहीं भी सेंटर मान लिया हमने, और फिर उसके अराउंड में एक इस तरह का सर्कल बना दो। ठीक है, अब क्या होगा बेटे कि जब ये पार्टिकल चल करके वापस इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, राइट। और उसके बाद फिर ये सीधा चला जाए, मतलब इधर से ऐसे सीधा आया, कुछ इतने पाथ में मूव किया, इतने पाथ में, और इतने पाथ में मूव करके वापस इधर सीधा चला। ठीक है बेटे, अब देखो इसने, अगर हम ये देखें कि कितना अ, कितना इसने एंगल कवर किया इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान दो ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 माइनस थीटा बनेगा। इधर जो एंगल बनेगा वो भी 90 माइनस थीटा बनेगा।
इन दोनों को ऐड कर दें 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा। और ये एंगल अगर 2 थीटा आ गया, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, यानी कि 2 पाई माइनस 2 थीटा। इतना इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक। ये बात समझ में आती है बेटा? और अगर इतना इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट divided by omega. And what is angular displacement? It is 2 pi minus 2 theta. And what is omega? Omega is qb by m. ओमेगा तो qb by m ही होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 into pi minus theta into m divided by qb. 2 into pi minus theta into m divided by qb. इतना टाइम ये स्पेंड करेगा। हमसे पूछा जाए कि डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इट विल बी नथिंग बट 2 pi minus 2 theta. एंगल ऑफ डेविएशन विल बी कितना, 2 pi minus 2। ये बात समझ में आती है बच्चों? भाई डेविएशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे कुछ इस डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इधर हो गई, तो वेलोसिटी वेक्टर कितने एंगल से रोटेट हो गया, है ना। ये मेरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के साथ पहले इधर थीटा एंगल बनाता था। अब कैसे एंगल बना रहा है बच्चों, ये जो इधर जो एंगल बन रहा है, जब ये ऐसे बाहर आया, ये एंगल थीटा बन रहा है, राइट। तो कितना इस इस वाले वेक्टर को आप इधर शिफ्ट कर दो, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी, दिस एंगल इज, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, क्या ये 2 पाई माइनस 2 थीटा नहीं हो जाएगा? और देखो वेलोसिटी वेक्टर को देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में भी कर सकते थे, है ना। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा था, बाद का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा हो गया, तो ये पोजीशन वेक्टर जितने एंगल से रोटेट हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर भी उतने एंगल से रोटेट होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, है ना। वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आपस में लिंक तो है,
इनके बीच में एंगल हमेशा कितना है 90 डिग्री। तो जैसे जैसे पोजीशन वेक्टर रोटेट होता जा रहा है उतने ही एंगल से वेलोसिटी वेक्टर भी रोटेट होती जा रही है। तो आप तो ये देख लो कि पोजीशन वेक्टर कितने एंगल से रोटेट हो गया। जितने एंगल से पोजीशन वेक्टर रोटेट हो गया उतने ही एंगल से वेलोसिटी वेक्टर भी रोटेट। सर वो बीच में 2 थीटा कैसे हुआ? हाँ हाँ बेटे क्या बोल रहे हैं? सर वो 2 थीटा एंगल कैसे बना? 2 थीटा कैसे आया? देखो अ, ये जो मैंने अभी नया डायग्राम बनाया इसमें तुम समझो, ये एंगल मेरे को थीटा दिया हुआ है, तो इधर एंगल ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। अच्छा ये रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है सर्कल की, तो इधर ये जो एंगल बनेगा ये भी 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है बेटे। हाँ अब सर। 90 माइनस थीटा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। तो इस वजह से ये एंगल कितना बनेगा 2। आएगा समझ में? हाँ सर। इसमें ध्यान दो, अगर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया जाए लेकिन चार्ज को मैं नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दूं, तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगा, सीधे पलट जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही है। और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्यू कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को एंटर करता है थीटा एंगल। अगेन आई रिपीट, angle between velocity and vector b is still 90 degree। थीटा किसके बीच में एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन द बाउंड्री जिसके लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, राइट में नॉन जीरो है, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे हम क्या करें, u क्रॉस b की डायरेक्शन निकालें। फोर्स की डायरेक्शन से ही मैं आगे का पाथ डिसाइड कर पाऊंगा। तो u क्रॉस b जब हम करेंगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में वेक्टर आ जाएगा। चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ कहीं पर सेंटर हम मान सकते हैं। सेंटर यहाँ पे होगा तो इसके अबाउट पार्टिकल को आप सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा दो। तो ऐसा पाथ में पार्टिकल चल के ये इसकी फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। मैग्नीट्यूड तो यू ही रहेगा और ऐसे पाथ में पार्टिकल चल के अब फिर से देखो ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी 90 माइनस थीटा।
और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, दोनों रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हैं, तो इधर भी जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 2 थीटा। अब ये जो आर्क है कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 2 थीटा। पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 थीटा। इसके बाद पार्टिकल सीधा चला जाएगा ऐसे, क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। पहले भी बाहर से भी ऐसे सीधा आ रहा, सीधा आया, थोड़े से सर्कुलर आर्क में घुमा, फिर बाहर निकल गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका बोले that will be 2 theta. Angle of deviation will also be equal to 2 theta. Time spent in the region of magnetic field, तो ये कितना हो जाएगा angular displacement divided by angular velocity, that is 2 theta divided by qb by m, 2m theta divided by, yes इसका आंसर। अच्छा, इसमें मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि distance traveled in the region of magnetic, तो वो कितना होगा? क्या उसको r थीटा के बराबर लिख सकते हैं? और r की क्या वैल्यू आगे आएगी mu बाई क्यू इंटू थीटा। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा। या सिंपली आप क्या कर सकते थे, ये टाइम तो आ ही गया है। अच्छा, थीटा थीटा की जगह हमें क्या लिखना होगा 2 थीटा, राइट, क्योंकि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट। तो लेंथ ऑफ आर्क इज, या हम ऐसा भी कर सकते थे, ये हमारे पास टाइम आया है, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। अच्छा, ये तो बात हुई किसकी बेटे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तीसरा वाला केस हम ले रहे हैं कौन सा, इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद magnetic field and magnetic field is uniform. मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, और इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, थीटा एंगल बना रहा है। कुछ ऐसा है, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। हम ऐसा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन ले लेते हैं एक्स एक्सेस, और
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लेते हैं इस प्लेन में बाई एक्सिस। हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। चार्ज को फिलहाल के लिए हम पॉजिटिव ही मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज के साथ एनालिसिस कर देंगे, फिर नेगेटिव में क्या चेंज आएगा वो समझ लेंगे। अब देखो इनिशियल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, शुरू में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों बताओ इसमें। अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, अंदर की तरफ लगेगा, है ना। शुरू में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, गोइंग इनटू द प्लेन, मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में फोर्स शुरू में लगेगा। अब फोर्स नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लगेगा तो चार्ज पार्टिकल जो है वो थोड़ा नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ जाने लगे। अच्छा एक बात मुझे और बताओ कि क्या कभी भी मैग्नेटिक फोर्स जो भी पार्टिकल पे लगेगा, नॉट जस्ट एट t equal to 0 but at any instant of time during the journey of this particle, क्या मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का कोई भी कंपोनेंट x डायरेक्शन में आ पाएगा? नहीं। हाँ बेटे, x डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आ पाएगा। क्यों? सिंस force of magnetic field is always perpendicular to the direction of magnetic field, and magnetic field is along x-axis. That means in this situation, x component of force will always remain 0. That is, force of magnetic field will lie only in yz plane. वो सिर्फ किस प्लेन में लाई करेगा बेटे? फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल लाई ओनली इन yz। ये बात समझ में आती है? हाँ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x component of velocity will remain constant? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। और वो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि एट एनी टाइम t x component of velocity will remain equal to u cos थीटा। हम इसके मोशन को समझने के लिए दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। x y z तीन डायरेक्शंस हैं, मैं x डायरेक्शन में एनालिसिस अलग कर लूंगा और yz प्लेन में इसके मोशन को अलग से समझ लेंगे। ठीक है? तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी की तो क्या बात रही, u cos थीटा रहेगी, चाहे किसी भी टाइम पे लिखो। तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उसको हम सिंपली
वेलोसिटी इनटू टाइम या u cos थीटा इनटू t लिख सकते हैं। अब yz तो x डायरेक्शन के बारे में तो पता चल गया, कभी भी वेलोसिटी लिखनी है u cos थीटा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट लिखना है कितनी भी टाइम है तो u cos थीटा इनटू t लिख देना। अच्छा हम ये मान रहे हैं कि एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल वाज एट ओरिजिन, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t कितना हो जाएगा, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है t टाइम में वही x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दैट इज u cos थीटा इनटू t। अब अगर yz प्लेन में हम बात करें तो इनिशियली वेलोसिटी पूरी तरह से y डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं, और वो वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में है, वो b है और यूनिफॉर्म। अब अगर शुरू में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखोगे तो u क्रॉस b के हिसाब से, जैसा अपन पहले भी देख चुके हैं, वो इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में आया। अच्छा अब देखो, अगर आप सिर्फ yz प्लेन में कंसंट्रेट कर रहे हो तो क्या ये वाला पार्ट पिछले वाले पार्ट की तरह से ही हो गया कि नहीं हो गया, कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, हाँ है ना। बस पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड को लिया था इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, अभी मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन वाईजेड प्लेन path of the particle will be circular। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, सिर्फ वाईजेड प्लेन की बात कर रहे हैं, है ना। या हम यूं कहें दूसरे शब्दों में कि जो भी पार्टिकल का पाथ होगा उस पाथ का अगर वाईजेड प्लेन में आप प्रोजेक्शन ले लो तो प्रोजेक्शन ऑफ पाथ ऑफ द पार्टिकल इन वाईजेड प्लेन विल बी सर्कुलर, और इसकी रेडियस क्या होगी, और वो सर्कुल इस तरह के सर्कल में मूव करेगा, ये अंदर चला जाएगा, अंदर जा करके फिर वापस ऐसे ओरिजिन पे आएगा, फिर वापस। एंड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल जो कि ये वाईजेड प्लेन में बना रहा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी एम यू साइन थीटा बाई क्यू, राइट। अच्छा अब हमें इन दोनों को कंबाइन भी करना है, स्प्लिट हमने कर लिया था, अब ये एक्स और वाई जेड वाले को कंबाइन भी करना है। तो वाई जेड प्लेन में ये सर्कल में चल रहा है, लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका जो पाथ आएगा, रिजल्टेंट पाथ, वो कुछ ऐसा आएगा क्या, इस तरह के पाथ में ये, इस पाथ को जब आप इधर से देखोगे ना, इस तरफ से, इधर से देखोगे जब आप, तो आपको इसके पाथ का वाई जेड प्लेन में प्रोजेक्शन दिखाई देगा, दैट विल बी सर्कुलर, और एक्स कोऑर्डिनेट इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के पाथ को क्या बोलते हैं बेटे, सच ए पाथ इज कॉल्ड एज हेलिकल पाथ, स्प्रिंग के जैसा।
सच ए पाथ इज कॉल्ड एज हेलिकल पाथ, है ना। इसको इसको देखो, मैं ऐसा करूं, अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये एक्स वाई और जेड है, तो मैं क्या करूं, एक्स एक्सिस को बाहर ले आता हूं, वाई एक्सिस के अबाउट इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देता हूं। तो क्या होगा, मेरा वाई एक्सिस तो ऊपर ही रहेगा, ये कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म, वाई एक्सिस ऊपर ही रहा, और जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस चला गया लेफ्ट साइड में, नेगेटिव जेड एक्सिस चला गया राइट साइड में, और एक्स एक्सिस आ गया बाहर। अब इनिशियल वेलोसिटी हमने पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में दी, यू साइन थीटा। तो वाईजेड प्लेन में, अच्छा, फोर्स लगते ही ये अंदर की तरफ गया था, यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में गया था फोर्स लगते ही, राइट। तो इसका पाथ ऐसा हो, ठीक है। और ये जो रेडियस आएगी ना, जिसको हम आर वाई जेड बोल रहे हैं, ये रेडियस आएगी कितनी, एम यू साइन थीटा बाई, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव जेड साइड में कभी आएगा ही नहीं, है ना, पॉजिटिव जेड साइड में कभी नहीं आएगा। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे टाइम पीरियड का क्या मतलब है, और पार्टिकल ऐसे आगे आता जाएगा, चलते चलते आगे आता जाएगा, एंड एवरी टाइम इट विल ओनली टच द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जीरो होते जा रहा है, राइट। तो वो टाइम इंटरवल कितना होगा, दैट टाइम इंटरवल विल बी अगेन 2 पाई एम बाई क्यू। वो तो इनिशियल वेलोसिटी पे वैसे भी डिपेंड नहीं करता, तो हम आप लिख सकते हैं आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल ऑफ 2 पाई एम बाई द पार्टिकल विल, पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं पहुंचेगा, ध्यान दो, है ना, ओरिजिन पे नहीं पहुंचेगा, पार्टिकल विल टच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस टच कर लिया, इसका मतलब क्या है, दैट इज इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स विल बिकम जीरो। अच्छा, अब ये जब भी एक्स एक्सिस को टच करता है, तो जिन पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को टच करता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं पिच। ये जो पिच आएगा, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इन कैपिटल टी टाइम, which is u cos theta into capital T, u cos theta into 2 pi m by, ये ऐसे पिच की वैल्यू आई।
ये तुम्हारा हेलिकल पाथ होगा इसमें इस तरह। इस वाले डायग्राम में देखोगे तो इट विल लुक लाइक, लेकिन ये हमेशा इस एक्स एक्सिस के पीछे ही है ना, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, कभी भी इसका जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नहीं होगा। सर वो किस वजह से पार्टिकल आगे जा पा रहा है? क्या क्या बेटे? मतलब जो हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा है तो किस वजह से वो आगे जा रहा है? कहाँ आगे जा रहा है? तो जैसे कि सर हम लोग सर्कुलर होगा वो हम लोग ने देखा कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के डायरेक्शन के हिसाब से होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब भाई ये एक पर्टिकुलर केस के लिए हमने लिखा है, कब? जबकि मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था और वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में थी, इनिशियल वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही थी। इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये एनालिसिस हमने किया। जाहिर सी बात है कुछ और इसमें चेंजेस करोगे तो बदलाव होंगे, लेकिन तरीका क्या है? देखो सोचने का तरीका क्या है कि आप पार्टिकल के मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो कौन सा? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक, जो कि इस पर्टिकुलर केस में कौन सी डायरेक्शन आ रही थी हमारी? एक्स डायरेक्शन। और दूसरा कौन सा? प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जो कि इस पर्टिकुलर केस में कौन सा प्लेन हो गया था हमारा? वाई जेड प्लेन, है ना। इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सीधा ही चलता चला जाएगा पार्टिकल। और यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ इसका होगा। हाँ सर। ठीक है बेटा, ठीक है, तो फिर इसको आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर आप 12th में का आपने अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं शेयर किया जूम में। हाँ अरे मैंने शेयर कर दिया अभी, तो हमारे चैट बॉक्स में देखो, मैंने अभी एक लिंक अपलोड शेयर किया है तुमसे। एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट द चैट बॉक्स। अच्छा ये मैंने सिर्फ एक बच्चे को भेज दिया, एक मिनट जाओ। ये आया है सबको। सबको मिला? एक लिंक मिला क्या? गूगल ड्राइव का लिंक है ये। सर एक मिनट पीछे वाला पेज शो करिए, हाँ बेटा। पीछे वाला पेज एक बार, हम्म, लास्ट पेज सर, इसके पहले वाला। इसके पहले वाले पेज पे जाओ। हम्म, ठीक है। ठीक है बेटा। ठीक है, फिर ये अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो करते रहो, कुछ डाउट है तो पूछ लेना इसमें। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का भी प्रैक्टिस वगैरह करते रहो।
है बेटे?